देखना है वो कहां से लेके चलोगे, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रीवियस ओनर टिल डेट ऑफ सेल, टिल ऑफ ट्रांसफर, यही हमने बात करी अभी। अब यहाँ पर जब हमने एक्विजिशन का ईयर लेना है, यहाँ पर हमने प्रीवियस ओनर का नहीं लेना, यहाँ पर आएगा व्हेन इट इज फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी। ये कोर्ट केस की रूलिंग है, ये एक कोर्ट केस की रूलिंग है जिन्होंने डिसाइड करा कि जब इंडेक्सेशन कर रहे हैं, व्हेन यू आर गिविंग द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, इन दैट केस आपने जो एक्विजिशन के लिए ईयर लेना है, इट वाज बी फर्स्ट हेल्ड बाय द असेसी, और जो ट्रांसफर कर रहा है, यानी यहाँ पर अगर मैं ये वाला केस लूं ज्वेलरी वाला, लॉन्ग टर्म तो हो गया कि 1970 से सेल कर रहा है 2021, बट इसके पास कब आया 1920 में। तो जो इंडेक्सेशन का ईयर होगा, जो इंडेक्सेशन का ईयर होगा हम 1920 का लेके चले, ये चीज समझ में आई। यहां पर अपने आप को अलर्ट कर लेना थोड़ा सा। यहां तक का पार्ट क्लियर कि नहीं? ये पार्ट क्लियर है कि नहीं? किसी बच्चे को ना क्लियर हो तो प्लीज बोलो। चलो, नाउ विल डिस्कस द अनदर प्रोविजन। अब आते हैं व्हेन यू आर पीछे देखना, ठीक, जो अमेलगमेशन में हमने पढ़ा कि अमेलगमेटेड कंपनी अब अपने कंपनी के शेयर्स देगी अमेलगमेटेड कंपनी वाले शेयर्स के हिसाब से। तो ऐसे केस में जितने में उन्होंने अमेलगमेटेड कंपनी के शेयर खरीदे थे, दैट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर द अमेलगमेटेड कंपनी। लेट्स से ए कंपनी थी, ए लिमिटेड थी, बी लिमिटेड थी, ये दोनों मर्ज होगी और बन गई सी कंपनी। इन दोनों के प्लस से क्या बन गया, ए प्लस बी बन गई सी। इन दैट इस केस में अब जो ए के शेयर होल्डर हैं उनको किन के शेयर मिले, सी कंपनी के शेयर्स मिले। बी के शेयर होल्डर को बी सी कंपनी के शेयर्स मिले। ऐसे केस में जो ये शेयर्स का ट्रांसफर हुआ, जो ये सी के शेयर्स हैं, इनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी, ए कंपनी के शेयर्स की कॉस्ट। ये चीज समझ में आई? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताएं। Now, cost of acquisition of shares received during the process of conversion of bonds, debentures or deposit certificate। अगर इनको शेयर्स में कन्वर्ट करा जा रहा है, इन दैट केस डिबेंचर्स के बदले आपको क्या मिल रहा है, शेयर्स मिल रहे हैं। इन द सेम फंडा वी विल अप्लाई है। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी डिबेंचर्स की, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स या डिपॉजिट्स की, दैट विल बिकम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर दीज शेयर्स। सेम चीज यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। अब एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब कंपनी ESOPs देती है, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ESOPs दे रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ESOPs दे रही है और ये हमें पता है फेयर मार्केट वैल्यू से लेस रेट पे होते हैं, FMV से लेस होते हैं, जो मार्केट रेट चल रहा होता है उससे लेस होते हैं। अगर मार्केट में 1000 रुपए चल रहा है तो कंपनी आपको हो सकता है 450 रुपए में दे रही हो। तो इन दैट केस एक रूल बना कि सेक्शन 17 के अंदर परक्विजिट्स के अंदर वहां बोला गया कि कंपनी ने 1000 के बदले में अगर आपसे 450 रुपए लिए हैं तो 550 विल बी ट्रेडेड एज इनकम अंडर द हेड सैलरी। पहले इन्होंने ये रूल बनाया।
कि जितने भी फ्री में मिल रहे हैं, ये जो एक तरह से आपका है, हमने गिफ्ट में पढ़ा था इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, क्या ये वही बात नहीं होगी? इनएडिक्वेट कंसीडरेशन। तो जब एक एम्प्लॉई, तो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयर को शेयर्स दे रहा है, वो भी इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, इन दैट केस दैट विल बी ट्रीटेड एज इनकम अंडर द हेड सैलरी, उसको अदर सोर्सेज में नहीं लेके जाएंगे, और वो 550 जितना का डिफरेंशियल अमाउंट हो गया उतने की हमारे इनकम अंडर द हेड सैलरी कंसीडर करी जाएगी। ठीक, नाउ अब ये एम्प्लॉय इन शेयर्स को सेल कर रहा है मार्केट में, एम्प्लॉय सेल कर रहा है इन शेयर्स को मार्केट में एट द रेट 1500, इन दैट सेल कंसीडरेशन कितनी ली जाएगी? सेल कंसीडरेशन वुड बी 1500, लेस क्या करेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उसने कंपनी को पे करा, कंपनी को कितना पे करा? 450, और उसकी इनकम कितनी कंसीडर करी है अंडर द हेड सैलरी? बोथ विल बी एक्ट एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, वो दोनों के दोनों क्या माने जाएंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माने जाएंगे। इन दैट केस जो उसकी इनकम मानी जाएगी, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन would be 5. Is this clear? गाइस बी लिटिल अटेंटिव, थोड़ा अटेंटिव रहेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो चीजों को। और सेम फंडा यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है, इक्विटी शेयर्स के प्रेफरेंस शेयर्स में आ रहा है, सेम कॉस्टिंग रहेगी, दिस यू कैन रीड ऑन योर ओन। अब मेन आता है डिमर्ज कंपनी में। डिमर्ज कंपनी में क्या हो रहा है? अब मैंने यहाँ बताया था बी लिमिटेड डिमर्ज कंपनी थी, बीसी लिमिटेड रिजल्टिंग कंपनी थी, ठीक है। बीसी लिमिटेड के शेयर्स डिमर्ज कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिल गए। अब इनके पास जो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर है, पहले इनके पास में बिफोर डिमर्जर सिर्फ बी कंपनी के शेयर्स थे। आफ्टर डिमर्जर इनके पास बी कंपनी और बीसी कंपनी के शेयर्स है, ठीक है ना। इस केस में हम किस हिसाब से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालेंगे? तो दे आर सेइंग जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स के लिए, दैट विल बी, आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, डिमर्ज कंपनी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी थी, कितनी नेट वैल्यू आपने एसेट ट्रांसफर करी और कितनी नेटवर्थ थी डिमर्ज कंपनी, तो ये प्रोपोर्शनेटली लेने को कह रहे हैं। लेट्स से इस पूरी कंपनी की नेटवर्थ थी 1000 करोड़, जो एसेट ट्रांसफर हुए वो ट्रांसफर हुए 400 करोड़ के। नेट एसेट, देखो टर्म वहां पर क्या लिखा है, नेट बुक वैल्यू ऑफ द एसेट ट्रांसफर इन द डिमर्जर, ठीक है। तो नाउ इन दिस केस इस शेयर्स को लेट्स से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी इस पर्सन की 400 रुपीज। इन दैट केस जो ये बीसी कंपनी की शेयर्स की वर्थ कैसे निकलेगी? 400 मल्टीप्लाई बाय 400 करोड़ जो कि वर्थ थी, डिवाइड बाय 1000 करोड़, 400 मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाय, तो वैल्यू आई कितनी? रिजल्टिंग कंपनी यानी बीसी कंपनी के शेयर्स की वर्थ कितनी कंसीडर करी जाएगी? 160 ली जाएगी, और बी कंपनी के शेयर्स की वर्थ 400 में से 160 माइनस 240 की कंसीडर। तो हमने जो 400 की कॉस्ट है उसको डिवाइड करा किस प्रोपोर्शन में, कि कितनी एसेट उन्होंने डिवाइड करी है, कितनी एसेट उन्होंने ट्रांसफर कर दी, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये पार्ट क्लियर की नहीं? ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं, इनमें ज्यादा कुछ नहीं है।
तो मे भी आपको लग रहा होगा कि जल्दी जल्दी हो रहा है, छोटी छोटी बातों को और कितना टाइम लेके समझाएंगे हम, क्योंकि ऐसे हमने और भी पॉइंट्स इस पे कवर अप करने हैं। ठीक है, तो यही डिमर्ज कंपनी के लिए जो मैंने माइनस करके बताया वही सेम बात इन्होंने बोली। फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू टैक्स अंडर सेक्शन 56 टू 10। अगर किसी बच्चे ने गिफ्ट वाला चैप्टर रिवाइज करा है घर में और मेरी स्लाइड्स देखी है, तो उसमें एक स्लाइड में मैंने लास्ट में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिखा हुआ था। आई डोंट नो आप में से कितने ने देखी है। 56 टू 10 बात कर रहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी की, और वो अगर इनएडुकेट कंसीडरेशन है, हमने बोला था कि हम क्या कर देंगे, आपने जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी माइनस कंसीडरेशन पेड, जो आपने पैसा पे करा है, उसको क्या बनाएंगे गिफ्ट, और उस पे टैक्स लगा देंगे। यही बात करी थी, बोला था कि नहीं बोला था? तो अब जब हम इस एसेट को, लेट्स से जो हमने ए वाला एग्जांपल लिया, मिस्टर ए ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी अपने सन को, तो जब ट्रांसफर करी अपने सन को, सन ने गिफ्ट रिसीव करा, गिफ्ट ने तेरी तौर पे दी, तो कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं हुआ। बट अब जब सन इसको सेल करेगा, सन जब इसको सेल करेगा, सन नहीं लेते, मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी सेल करी, क्योंकि सन वाले केस में तो गिफ्ट था ही नहीं, मिस्टर बी को इनएडुकेट केस में। अब मिस्टर बी इसको जब मार्केट में सेल करेंगे, तो उनके लिए वैल्यू कितनी रहेगी, उनके लिए प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो उन्होंने कंसीडरेशन पे करी थी, कंसीडरेशन पेड टू मिस्टर ए, एक वो, और सेकंड पार्ट क्या रहेगा, जो गिफ्ट इनका टैक्सेबल हुआ, दैट विल बी देयर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इज इट क्लियर? किसी बच्चे ने मेरे ख्याल से गिफ्ट पढ़ा नहीं है, तो किसी का रिप्लाई भी नहीं आया इस पे कि हाँ मैडम हमने गिफ्ट का चैप्टर पढ़ा है। 45 5 है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। ये हमने डिस्कस करा था कन्वर्जन। अब इस केस में क्या हो रहा है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस केस। हमने ये पार्ट तो पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ये चीज हमने पढ़ी थी। नाउ अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इनटू कैपिटल एसेट। इसका हम पार्ट जिक्र करते हैं, पीजीईपी में भी डिस्कशन होता है इसका। तो जब भी ऐसी स्टोरी होती है स्टॉक इन ट्रेड को कैपिटल एसेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर पीजीपी हेड में बोला जाता है कि आप उस आइटम का एफएमवी देखो कितना है, लेस जितने में आपने परचेज करा था, ये आपकी पीजीईपी का जो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी बनता है, दैट विल बी योर पीजीईपी की इनकम। नाउ जब ये कैपिटल एसेट बन गई स्टॉक इन ट्रेड, जब कैपिटल एसेट बेचा और कल को हमने सेल करा, सेल कंसीडरेशन तो वी आर हैविंग कितने में हमने सेल करा है। नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर अब हमने क्या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना, आपका दिमाग क्या कहता है, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होनी चाहिए? Cost of acquisition would be the FMV of the inventory on the date of such conversion। जैसे हमने नॉर्मल करा था, यहाँ वाली एफएमवी, जो ये वाली एफएमवी है, यहाँ पर एज इट इज रिफ्लेक्ट करें। ये चीज समझ में आई कि नहीं?
Navneet, what you want me to repeat? What do you want to ask? You can unmute yourself and ask your query. See, if you haven't, पहले अपना गिफ्ट का पार्ट रिवाइज करो. अगर गिफ्ट का चैप्टर क्लियर होगा तभी ये डिस्कशन चलेगी. जो मैंने गिफ्ट में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है. जस्ट रीड द गिफ्ट चैप्टर. आफ्टर दैट यू may easily able to know what I am saying. Or if you not being able to understand, first read it yourself. In the next class, you can just simply ask me. जो मैं आगे पहले 10-15 मिनट या 5 मिनट के लास्ट में है, आप आराम से अपनी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो. ठीक है. किसी बच्चे को इस पार्ट में स्टॉक एंड ट्रेड वाले पार्ट में कुछ पूछना है? स्टॉक एंड ट्रेड को जो कैपिटलाइजेशन में कन्वर्ट करा है. नवनीत, किसका एग्जाम्पल कराना चाह रहे हो आप? जी नवनीत, अगर आपने कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक एंड ट्रेड जो हमने करा था, वही सेम फंडा यहाँ पर है और उसका रेप्लिका हो रहा है. अब जो हमने वहां पर भी एफएमई वाला कंसेप्ट जैसे हमने यहाँ समझा था, सेम वे में ये चलेगा. कुछ वेरिएशन नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट टेकिंग एन एग्जांपल कि जिस कन्वर्जन को हमने लास्ट क्लास में और उसमें क्वेश्चन भी करा था, तो जिन पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं करा रही. ठीक है. इवन आपके मॉड्यूल में भी शायद इससे रिलेटेड ये पीजीपी में भी डिस्कस होगा, तो वहां पर अगर आप क्लियरली इसको समझ लेना. मेरे को कंसेप्चुअल बताओ. कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आए तो ये बताओ. ये सेम ही चीज हमने कैपिटल एसेट को जब स्टॉक एंड ट्रेड में करा, कहाँ करी है? Now एक न्यू सिचुएशन आई थी. लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट रेफर्ड अंडर सेक्शन 112A. इक्विटी शेयर पे जो इक्विटी शेयर्स ट्रांसफर होते थे उस पे कोई टैक्स नहीं लगता था. लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स कैपिटल एसेट के तौर पे रखा हुआ था, जिसको आप परचेज और सेल करते टाइम एसटीडी पे कर रहे थे. एसटीडी पे करने का मतलब कि आपने रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में सेल करा, जो कि एट प्रेजेंट बीएसई एनएसई में अगर आपने अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट के तौर पे जो इक्विटी शेयर्स रखे हैं उनको अगर ट्रेड करा है, उनको सेल करा है. ठीक है. और साथ में यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स या यूनिट ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच जिसके ऊपर आपने एसटीडी पे करा है एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर. यहाँ पर सिर्फ ट्रांसफर के टाइम पे है, जबकि इक्विटी शेयर के टाइम पे करें परचेज और सेल दोनों टाइम पे आपने एसटीडी पे करा है. अब आपका जो कैपिटल गेन है वो 112A के अंदर कंसीडर करा जाए. अगर ये शेयर्स आपने एक्वायर करे थे ऑन और बिफोर, अगर ये शेयर आपने एक्वायर करे हैं ऑन और बिफोर 1 फरवरी 2018 से, इन दैट केस ये एक्चुअली टैक्सेबल. ये जो हमारा बजट आया था 2018 में बजट आया था जनवरी के महीने में, और उन्होंने ये पॉइंट डाला था कि भाई जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इक्विटी शेयर्स के तौर पे है या इक्विटी ओरिएंटेड तौर पे है, ये पहले होते थे एग्जाम. इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, इनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता था, और इसको इन्होंने अब टैक्स के दायरे में डाला.
जब टैक्स के दायरे में डाला तो इन्होंने बोला कि भाई अभी मिड ऑफ द ईयर में आया टैक्सेबिलिटी, जनवरी में बजट आया, फरवरी से इन्होंने बोल दिया जी अब उसके बाद जो ट्रांसफर होगी उस पर हम टैक्स लेंगे। तो जब हम टैक्स लेने की बात आई, अगर किसी ने लेट से 10 साल पहले शेयर्स लेके रखे हुए थे, क्योंकि जनरली लोग क्या करते थे, शेयर्स को अपने पास लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होल्ड करके रखते थे। तुमने अगर याद हो तुम्हारे पास 2 टाइम पीरियड्स हैं इक्विटी शेयर्स के रिस्पेक्ट में। अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, जो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है वही है जो शेयर मार्केट में मतलब ये स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के लिए लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म का क्या टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड बताएंगे मुझे। लिस्टेड इक्विटी शेयर के लिए कितना पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए जिससे वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बनता है? यस कीर्ति, यू आर करेक्ट, मोर देन 12 मंथ्स वाला टाइम पीरियड होना चाहिए तो लॉन्ग टर्म कंसीडर करा जाएगा। तो जनरली टेंडेंसी लोगों की थी 12 महीने तक अपने पास रखते थे, उसके बाद सेल करते थे और उसमें कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था अगर वो शेयर मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहे होते थे। ठीक है, नाउ जब ये टैक्सेबिलिटी वाला सिनेरियो आया, जब ये टैक्सेबिलिटी वाला सिनेरियो आया था कि अब टैक्सेबल होगा, तो ऐसे केस में इन्होंने बोला कि अगर आपके शेयर्स 1 फरवरी से पहले, तभी यहाँ फरवरी की डेट दी हुई है क्योंकि ये आया ही इस पीरियड में था कि अगर ये 1 फरवरी के पहले के हैं तो इस पे आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लोगे एंड एफएमवी लोगे उस एसेट की। क्या लोगे? एफएमवी लोगे उस एसेट की एंड full value of consideration received or accruing as a result of transfer of capital asset whichever is lower। तो यहाँ पर 2 फैक्टर लेने हैं हमें। पहला फैक्टर हमारे पास में आता है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। लेट्स से ये शेयर मैंने लिए थे 12 रुपए, एक पार्ट, इसको मुझे कंपेयर करना है, इसको मुझे कंपेयर करना है लोअर ऑफ, किसके लोअर से? ए फैक्टर मेरे पास क्या है? एफएमवी, एफएमवी उस एसेट की। अब जो एफएमवी लेनी है, यहाँ पर एफएमवी डिसाइड हुई थी 31 जनवरी की, आप एफएमवी लेके चलो। दूसरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन यानी सेल कंसिडरेशन। मेरी इस एसेट की आज जिसमें 31 जनवरी को एफएमवी होती है 16 और मैंने बेचे हैं 18 में। ठीक है, तो इन दोनों का लोअर कौन सा होगा? 16। इन दोनों का लोअर कौन सा होगा? 16। ना मुझे 16 को किससे कंपेयर करना है? 12 से। 16 को किससे कंपेयर करूंगी? 12 से। और इन दोनों में हायर कौन सा होगा? हायर ऑफ 12 और 16 would be the cost of acquisition और in that case cost of acquisition कितनी रहेगी? 16 की cost of acquisition हमारी रहेगी। ये पार्ट क्लियर कि नहीं? कहाँ पर लॉन्ग टर्म का क्या लिखा है? क्या कह रहे हो शिवम? ये लॉन्ग टर्म के लिए है क्या? हाँ लॉन्ग टर्म के लिए, ऑब्वियसली, शॉर्ट टर्म के लिए तो है नहीं क्योंकि हम टैक्सेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर तो देखो यहाँ पर है कि जो स्टॉक रेट्स है, अगर आपका शेयर्स फ्रिक्वेंटली रोज की रोज ट्रेडिंग हो रही है मार्केट में तो 31 जनवरी का रेट आपको मिल जाएगा, 31 जनवरी का रेट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे जो हाईएस्ट प्राइस होगा, जो हाईएस्ट प्राइस होगा ऑन सच एक्सचेंज ऑन द डेट, उसको आप लेके चलोगे। अगर 31 जनवरी को कोई ट्रेडिंग ही नहीं हुई है
तो उससे 31 जनवरी से जोन सा भी पहले दिन है, उसको आप लोगे। ठीक है, कह रहे हैं कि अब पहले ये शेयर जब हमने लिया था वो लिस्टेड था, जब हमने पहले शेयर लिया था वो लिस्टेड था, अब वो लिस्टेड नहीं रहा। कई शेयर होते हैं ये लोग हटा देते हैं लिस्टेड से। इन दैट केस आपने क्या लेके चलना है, अगर आपके पास प्राइस अवेलेबल नहीं है, नेट एसेट वैल्यू लेके चलोगे उस यूनिट की एज ऑन दैट डे। अगर आपके जो यूनिट है इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स के, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट कैप लिस्टेड नहीं रहे, तो इन दैट केस नेट एसेट ऑफ सच यूनिट ऑन सच डेट वो लेकर चलोगे। ये जो आपके म्यूचुअल फंड वाले आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अब ये एक क्वेश्चन, यहाँ पर केस क्या है, पहले जब आपने शेयर परचेज करे थे तब वो मार्केट में लिस्ट नहीं थे, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट नहीं थे एज ऑन 31 जनवरी, बट लिस्टेड ऑन द एक्सचेंज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। ऐसे केस में एन अमाउंट विच बेयर टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द सेम प्रोपोर्शन एज सीएआई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17 bears to the cost of CII or for the first year in which the SSC was held by the SSC or on first April 7 later। अब इस वाले पार्ट को फिलहाल छोड़ दो, ये में यहाँ आप लेके चलोगे एज इन कि जब आपका शेयर पहले लिस्ट नहीं था, लेटर ऑन मार्केट में लिस्ट हो गया है, इन दैट केस आपने प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पे वर्कआउट करना है, और जो प्रोपोर्शन वर्क करोगे उसके लिए आपने क्या लेके चलनी है, CII फॉर द फाइनेंशियल ईयर 17-18 वो लेके चलोगे। एक इसके ऊपर एक बार हम दोबारा आएंगे, इसका क्वेश्चन एक हमने करना है टैक्सेबिलिटी वाला, तो ये CII वाला कंसेप्ट में आप ठीक है करूँ, जब इसके क्वेश्चन करेंगे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इवन लिक्विडेशन वाला है, इसका एक अलग से लिक्विडेशन वाला अलग क्वेश्चन करना है हमने, अब कराऊंगी। मान लो कहीं ऐसा केस आता है जहां पर आपकी प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट है वो आप डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो। जैसे ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके दादा से परदादा की बहुत परदादा की आगे प्रॉपर्टी ली हुई है और वहां पर आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन डिटरमिन नहीं कर पा रहे हो। इन दैट केस द कैपिटल एसेट जो फेयर मार्केट वैल्यू है, फेयर मार्केट लेंगे उस दिन की जिस दिन वो प्रॉपर्टी बनी थी प्रीवियस। अभी जैसे हमने मिस्टर ए वाला केस करा, 1970 में जुबली परचेज करी थी, अपने सन को 1920 में दी है, तो अगर उनके पास कॉस्ट अवेलेबल नहीं है, अगर कॉस्ट अवेलेबल नहीं है तो जो 1920 की एफएमवी थी जो कि क्वेश्चन में 1 लाख की थी, दैट विल एक्ट एज अ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। वो क्या रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कंसीडर करी जाएगी किसके लिए, उनके सन के लिए। एक मिनट, नाउ विल डिस्कस, ये भी शेयर्स वाला मुझे डिस्कस करना है आप लोग के साथ। हम एक बार ये पीरियड ऑफ होल्डिंग देख लेते हैं। ये पीरियड ऑफ होल्डिंग आप अपने आप करेंगे, ये हमने सारे पॉइंट जो आज डिस्कस करे सेक्शन 47 से रिलेटेड।
तो ये पीरियड ऑफ होल्डिंग के इसके पॉइंट्स हैं, ये क्वेश्चन भी आपके होमवर्क में रहेगा। बिफोर मूविंग टू 50B 50C, मैं ये शेयर्स वाला आपको समझाना चाहती हूँ, इस चीज को समझेंगे जरा। ये एक्सेल विजिबल है, मेरी वॉइस विजिबल है, ऑडिबल है आपको? एक्सेल विजिबल है आप लोग को? ओके, जो शेयर्स का वेरिएशन सीखेंगे, एक शेयर्स हमारे पास ओरिजिनल शेयर्स रहेंगे, दूसरे होंगे राइट शेयर्स और बोनस शेयर। इन तीनों शेयर्स के बारे में आप लोग जानते हैं? इन तीनों शेयर्स के बारे में जानते हैं? कोई ऐसा है जिसको राइट शेयर या बोनस शेयर, ये देखो, जो ओरिजिनल शेयर होंगे, अगर दीज आर एक्वायर्ड बिफोर 1st April 1, इन दैट केस जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी हमारी, जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सेम फंडा आपने अप्लाई करना है, एफएमडी और ओरिजिनल कॉस्ट विच एवर इज हायर, सेम चीज चलेगी। आफ्टर वाले केस में हमारी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? जितने में हमने परचेज करा है, नॉर्मल फंडा। राइट शेयर्स, राइट शेयर से पहले बोनस करते हैं। अगर कंपनी बोनस दे रही है, अगर कंपनी बोनस देती है, तो क्या हमसे कोई पैसे चार्ज करती है शेयर होल्डर से? अगर कंपनी बोनस देती है, क्या शेयर होल्डर से कोई पैसे चार्ज करती है? नहीं, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बोनस शेयर क्या होंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? तो ऐसे केस में अगर तो आपको बोनस शेयर मिल रहा है बिफोर 1st April 1, तो जैसे ही 1st April 1 आ जाता है, तो हमारे पास फंडा क्या होता है? एफएमडी और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज हाई, ये रूल अप्लाई हो जाते हैं। ये रूल अप्लाई होता है कि नहीं? यही वाला फंडा सेम यहाँ अप्लाई होगा। इवन यहाँ पर अगर एफएमडी है 10 रुपए की उस दिन, कॉस्ट हमारे लिए क्या रहेगी? 0, तो हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी मिल जाएगी? स्टिल हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 की अवेलेबल हो जाएगी। यहाँ ये रूल रहेगा। अगर रहते हैं आफ्टर, आफ्टर वाले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? आफ्टर वाले केस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी nil। अब जो राइट शेयर्स हैं, राइट शेयर के केस में यहाँ पर जो शेयर होल्डर है उसके पास ऑप्शन है। राइट शेयर के केस में इस शेयर होल्डर के पास में ऑप्शन है, या तो इसको अवेल कर ले या इग्नोर कर दे, तीसरी ऑप्शन इसको ट्रांसफर कर दे, इस राइट को ट्रांसफर कर दे। राइट शेयर में बेसिकली होता क्या है, कंपनी अपने एग्जिस्टेंट शेयर होल्डर को पहले मौका दे रही है कि भाई हम शेयर इशू करने चाह रहे हैं, आप शेयर लेने के लिए इंटरेस्टेड हो कि नहीं। तो वो आपको जो कंपनी का मार्केट रेट रहता है उससे कम रेट पे कंपनी शेयर इशू कर रही होती है। तो ये रूल है कि सबसे पहले किन से पूछा जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा। सबसे पहले किनसे पूछा जाएगा? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछा जाएगा। अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर उन शेयर्स को परचेज कर लेते हैं,
तो कंपनी मार्केट में नहीं देती है, और अगर वो शेयर एग्जॉस्ट नहीं कर पाते तो फिर क्या करती है कंपनी, मार्केट में उन शेयर्स को इश्यू करती है। अब यहाँ पर हमने कह रहे कंपनी ने शेयर होल्डर से पूछा भैया आप शेयर लेने में इंटरेस्टेड हो, उसने कहा हाँ मैं लेने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। तो जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी जो उसने अमाउंट पे करा है कंपनी और राइट शेयर्स। ये चीज समझ में आई? कुछ नया नहीं है, नॉर्मली है जो हमने पढ़ रखा है अब तक। जो भी उसने अमाउंट पे करा वो उसकी कंसिडरेशन समझी जाएगी। अगर वो इसको इग्नोर कर देता है, जब इग्नोर कर दिया तो यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं राइज होता, तो यहाँ नो ट्रीटमेंट, कुछ करना ही नहीं है हमें। बट हाँ अगर अब वो राइट को यूज नहीं कर रहा और उसको किसी और को ट्रांसफर कर देता है, जैसे मिस्टर बी के पास में राइट शेयर की ऑप्शन आई, उसने मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि मिस्टर सी इंटरेस्टेड थे उन शेयर्स को खरीदने में। अब ये जब भी कोई राइट ट्रांसफर करेगा फ्री में तो करता नहीं, अगर फ्री में कर दिया तो वेल एंड गुड। अगर उसने उसके लिए कुछ पैसे लिए हैं, क्योंकि इसको भी पता है कि ये जो कंपनी शेयर दे रही है, कंपनी शेयर दे रही है 200 रुपए में, ठीक है, और मार्केट में इसका प्राइस है 350 का, तो उसको पता है कि जैसे ही मिस्टर सी को मिल जाएगा तो उसको सीधा सीधा 150 रुपए का बेनिफिट है। तो ऐसे केस में क्या करता है मिस्टर बी, मिस्टर सी से अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। तो मिस्टर बी ने जो भी लिया है पैसा और ट्रांसफरिंग दिस राइट, और ट्रांसफरिंग दिस राइट जो हमने ट्रांसफर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें था कि अगर आप कोई एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट कर रहे हो, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट कर रहे हो, तो उस केस में जो भी अमाउंट आएगा कैपिटल गेन के अंदर कवर अप है। तो जो भी पैसा मिस्टर बी को मिलेगा सेल कंसीडरेशन के तौर पे, लेट्स से इसने 100 रुपए ले लिए, तो यहाँ सेल कंसीडरेशन क्या मानी जाएगी, 100 रुपए की रहेगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी निल, और पूरा का पूरा 100 रुपए टैक्सेबल हो जाएगा। अब वो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डिपेंड करता है कब उसके पास राइट आया और उसने कब उसको ट्रांसफर कर दिया। जनरली शॉर्ट टर्म ही होता है, लॉन्ग टर्म नहीं होता है। अब जब मिस्टर सी है, मिस्टर सी ने जब ये शेयर्स लिए, अब मिस्टर सी के लिए इन शेयर्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या रहेगी? मिस्टर सी के लिए जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रहेगी, एक तो जो उसने अमाउंट पे करा कंपनी को वो, जो उसने अमाउंट पे करा कंपनी को वो, प्लस जो अमाउंट पे करा, और जो अमाउंट पे करा, अमाउंट पे करा टू बी, ये दोनों ऐड करके उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बने। ये चीज समझ में आया? तो यहाँ पर जो इसने कंपनी को दिए 200 रुपए वो, और जो इसने बी को दिए 100 रुपए, तो टोटल कितना हो जाएगा 300। शेयर्स की कंप्यूटेशन समझ में आई कि नहीं? किस तरीके से कॉस्ट और सेल कंसिडरेशन जाएंगी? समझ में आया कि नहीं? ये सोनो कर दो भाई। कीर्ति के अलावा किसी को समझ नहीं आया? भाई बताओ जिसको नहीं समझ में आया, क्या समझ नहीं आया बोले प्लीज।
या सिर्फ कीर्ति बची अब क्लास में? एक कीर्ति है या ईशा है, इसको समझ में आया है, बाकी किसी को समझ में आया है? मुझे राइट शेयर में एग्जैक्टली बताओ आपको क्या पूछना है। आप अनम्यूट कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करके पूछो। पूछो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ और एक बार पूछो क्या क्वेरी है आपकी। कौन से वाले केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन पूछ रहे हो? वाले में। हाँ जी राइट शेयर। बेटे राइट शेयर में 3 जगह कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, आप मेरे को बताओ ना कौन से वाले की पूछनी है। ट्रांसफर वाले में मिस्टर बी। मिस्टर बी ने जब अपना राइट ट्रांसफर करा है, ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे मिस्टर बी। पहली चीज, ये शेयर ट्रांसफर नहीं कर रहे, सिर्फ जो इनको राइट शेयर का हक मिला है, राइट शेयर का हक तब मिलता है कि आप अगर उस कंपनी की एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो। तो कंपनीज एक्ट ये कहता है कि जब भी कंपनी नए शेयर इशू करने जाएगी तो पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछेगी भैया तुमने शेयर खरीदने हैं कि नहीं खरीदने। तो अगर वो मना कर देंगे तो वो बाहर जाके किसी आउटसाइडर को शेयर्स इशू कर सकते हैं। ओके, तो जब मिस्टर बी के पास राइट आया, कंपनी वालों ने चिट्ठी लिखी कि भाई हम शेयर इशू करने जा रहे हैं, भाई हम 200 रुपए में शेयर इशू कर रहे हैं, आपने लेना है तो बताओ। और वो ट्रांसफरेबल राइट होता है, तो उसमें एक ट्रांसफर की स्लिप भी लगी होती है जिसमें लिखा होता है कि आप इस राइट को किसी को ट्रांसफर कर रहे हो, उसकी डिटेल। तो जब मिस्टर बी सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हैं, अपना हक ट्रांसफर कर रहे हैं, शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे, तो उसके बदले में उन्होंने मिस्टर सी से अगर 100 रुपए लिए हैं इस राइट के बदले में, तो वो भी कैपिटल गेन के हेड में ही टैक्सेबल होंगे और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होगी क्योंकि इसके लिए कोई कॉस्ट कंसीडर नहीं करी जाती। पूजा समझ आया कि नहीं? क्लियर। किसी और बच्चे को अगर कुछ पूछना है? देखो बेटे मैंने आपको बताया ना, राइट से दूसरी पार्टी को फायदा क्या होगा कि मार्केट में वो शेयर 350 रुपए का है, मार्केट में शेयर 350 रुपए का है। ओनरशिप पहले के पास कैसे हो सकती है भाई? मिस्टर एस ओनरशिप कैसे हो जाएगी उसके पास? मैं तो यहाँ ओनरशिप ट्रांसफर की बात ही नहीं करती। आई एम सेइंग कि उसने सिर्फ राइट ट्रांसफर करा, एक चिट्ठी पे लिख दिया कि भाई मेरे बदले में शेयर इसको दे दे। वो चिट्ठी पे ये लिखने के बदले में उसको 100 रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको स्पेसिफिकली बताया है कि वो जब कंपनी में चिट्ठी लेके जाएगा कि तुमने बी को चिट्ठी भेजी थी शेयर्स की, उसने मेरे को बोल दिया है कि मैं शेयर खरीद सकता हूँ अपने नाम पे, और वो अपनी उसकी राइट शेयर वाली चिट्ठी का ट्रांसफर नोट दिखाएगा और उस ट्रांसफर नोट के बदले में कंपनी अब मिस्टर सी को शेयर दे देगी। तो जो ये अमाउंट पे कर रहा है कंपनी को, तो 200 रुपए ही दे रहा है ना, पहले ओनरशिप तो किसी के पास भी नहीं है। और उसका फायदा ये है उसके पास कि भाई 350 का शेयर अब उसको मार्केट में लेने जाएगा 350 में मिलेगा, कंपनी से डायरेक्ट ले रहा है तो 200 रुपए में मिल रहा है। अच्छा क्या क्वेरी है इसके अलावा बताओ, अनम्यूट करके बोल दो अपने आप को।
का नाम भी नहीं, आपका आधा सा लिखा आ रहा है एस। अनम्यूट करके अपने आप को अपनी क्वेरी बता दो, अगर मैं नहीं समझ पा रही तुम्हारी क्वेरी को तो। और अगर क्लियर हो गया तो वो बता दो क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये मिस्टर एस तो जवाब ही नहीं दे रहे, तो मैम कंपनी अपना घाटा क्यों करती है आपने? यार कंपनी, एक चीज मुझे बताओ, ये जो रिलायंस वगैरह के शेयर मार्केट में शेयर ट्रेड हो रहे हैं, एक चीज छोटी सी बताना, अगर रिलायंस का शेयर 750 रुपए 1000 रुपए का है, क्या उसकी बैलेंस शीट में भी वो शेयर 1000 रुपए का हो जाता है? उसकी बैलेंस शीट में शेयर अभी भी फेस वैल्यू पे दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? जो भी 10-100 रुपए की फेस वैल्यू होगी या सिक्योरिटी प्रीमियम उसके पास में आ रहा होगा, क्या वो मार्केट रेट से उनकी बैलेंस शीट ऊपर नीचे होती रहती है? जनरली होता क्या है, आप जो कंपनीज के आईपीओ भी आते हैं, इतना आईपीओ तो नॉर्मल चीज है, अभी जिससे यस बैंक का भी आईपीओ निकला था, रिलायंस वगैरह सबके आईपीओ निकलते रहते हैं, उनमें भी एक रेट वेरिएशन रहता है, क्या वो मार्केट रेट से बिल्कुल मैचिंग होता है? ये कुछ बिडिंग रेट भी कुछ ओपन करते हैं, कुछ बिड वाले होते हैं आईपीओ, इसमें एग्जैक्ट अमाउंट लिखा होता है कितने में जाएगा। वेरी नाइस, इफ यू अंडरस्टूड माय पॉइंट। चलो, इट्स 1:35 नाउ। तो आई एम प्रिज्यूमिंग कि अब किसी बच्चे की क्वेरी नहीं है, तो मैं इस चक्कर में आगे जा रही हूँ। नेक्स्ट सीरीज जो मेरे पास सेक्शन 50 की सीरीज है, सेक्शन 50, 50B, 50C, 50CA, 50D और 51, ये हमने 6 सेक्शन तो आज कंप्लीट करने ही करने, छोटे छोटे से, ज्यादा बड़े नहीं है। सेक्शन 50 हमें गाइड करता है विद रिस्पेक्ट टू ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, किसके रिस्पेक्ट में बताएगा? ट्रांसफर ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट। तो मैंने आपको बताया था डेप्रिशिएबल एसेट की केस में हमेशा क्या आएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग, कोई भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, इवन एसेट 36 मंथ से ज्यादा ही क्यों ना हो। यहाँ आप इस तरीके से चेक करेंगे, अगर डेप्रिशिएबल एसेट ट्रांसफर हो रही है और उसकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, वी है स्टैंड्स फॉर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, ज्यादा है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ज्यादा है ब्लॉक वैल्यू से, जो एसेट की बुक की वैल्यू है उससे ज्यादा है, लेट्स से ये फिगर बन जाती है, दिस इज 1 लाख, और जो कॉस्टिंग बुक में आ रही है 70K की, 1 लाख की वैल्यू है और 70K की मेरी कॉस्ट है, तो यहाँ पर मेरी सेल की फिगर ज्यादा है कि नहीं? ज्यादा है। इस केस में जो 30,000 का डिफरेंस आता है, ये 30,000 का डिफरेंस क्या माना जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कंसीडर करा जाएगा। ठीक है, अगर मैंने एसिड बेचा 50,000 में और मेरी कॉस्ट है 70,000 की, ठीक है, तो अब ये चीज चेक करनी है कि ये जो 70,000 की सारी एसेट, लेट्स से इसमें 70,000 में 2 एसेट थी, मैंने दोनों की दोनों एसेट बेच दी, 2 एसेट थी, मैंने दोनों की दोनों एसेट बेच दी, तो मेरे पास ये 20,000 का क्या हो गया? 20,000 का हो गया घाटा, और इसको क्या बोला जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस बोला जाएगा। ठीक है, अगर मेरे पास थी 2 एसेट 70,000 की, मैंने एक बेची 50,000 में, मैंने एक बेची 50,000 में, तो ऐसे केस में जो 20 की फिगर बचती है, यहाँ पर कोई भी कैपिटल गेन राइज नहीं होगा, और इस पे आने वाले सालों पे मुझे क्या मिलती रहेगी?
डेप्रिसिएशन मिलती रहेगी। ये तीनों केस क्लियर या नहीं? जल्दी से रिप्लाई करेंगे बच्चे प्लीज। या मैं ये प्रज्यूम कर लूं मैं दीवारों को पढ़ा रही हूँ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? Now Sheetal, what do you want me to repeat? अनम्यूट करें, बताएं क्या समझ नहीं आया आपको? देखो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये प्लीज रिपीट ना करा करो, ध्यान से सुना करो। कोई स्पेसिफिक क्वेरी है उसको पूछा करो, क्योंकि हमारी क्लासेस का टाइम कम है, तुम्हें भी पता है, करने सारे एड्स है। रिपीट के चक्कर में रहेगा तो फिर होने से रहा। सेकंड चार्ट में शीतल अपने आप को या योगी अपने आप को अनम्यूट करो और मुझसे स्पेसिफिकली पूछो क्या चार्ट में समझ में आया। हेलो यस यस बोले शीतल। मैम ये जो सेकंड वाला ब्लॉक है, डज द ब्लॉक सीज टू एग्जिस्ट, इसमें जो नो और यस वाला दो ऑप्शन आ रहा है वो प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था कि 70K रिप्रेजेंट करता है दो एसेट्स को, मैंने उन्हीं दोनों एसेट्स को 50K में सेल कर दिया। अब मेरे पास कोई एसेट बचा, दोनों की दोनों एसेट सेल आउट होगी। जब दोनों एसेट सेल होगी तो जो ब्लॉक था, ब्लॉक में दो एसेट थे, क्या वो एग्जिस्ट कर रहा है? अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। सीज टू एग्जिस्ट माने क्या वो एग्जिस्टेंस में नहीं है। तो अगर मेरे दोनों एसेट थे, दोनों के दोनों एसेट सेल हो गए, इन दैट केस 20,000 विल रिप्रेजेंट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ओके, बट अगर मेरे दो एसेट रिप्रेजेंट कर रहे थे 70K की वर्थ को और मैंने वन एसेट सेल करा, तो उस केस में मेरे पास अभी भी एक एसेट बचा है कि नहीं बचा? स्टिल आई एम हैविंग वन एसेट विद मी। तो वो वन एसेट की वैल्यू अब कितने से रिप्रेजेंट होगी? 20 से रिप्रेजेंट होगी, और हम 20 के ऊपर डेप्रिसिएशन फर्दर पीरियड में करेंगे। इज इट क्लियर शीतल नाउ? This is your section 50. You're welcome, Sheetal. Now we are moving towards section 50B, slum sale. Slum sale is basically क्या है? आपकी कंपनी में पूरा का पूरा डिवीजन है जो कि या तो आपके लिए प्रॉफिट मोटिव नहीं रहा, यू वांट टू गेट रिड आउट ऑफ इट, आप सारे एसेट्स और लायबिलिटीज उसके हटाना चाहते हो। उस पूरे के पूरे यूनिट को, हम एक इंडिविजुअल एसेट की बात नहीं कर रहे, हम एक पूरे बिजनेस यूनिट को सेल आउट कर रहे हैं। हमने क्या करना है? पूरे बिजनेस यूनिट को सेल आउट करना है। और जब हम पूरे बिजनेस यूनिट को सेल आउट कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू टू इंडिविजुअल एसेट, हम किसी इंडिविजुअल एसेट को कोई वैल्यू नहीं दे रहे। जिस तरह हमने बहुत सारा एक मशीनरी भी होगी, लैंड भी होगी, बिल्डिंग भी आ गई, उसमें स्टॉक हो गया, ये सारी आइटम्स को सेल कर रहे हैं। इवन जो स्टॉक है इस केस में वो भी स्लम सेल के अंदर पीजीपी के पार्ट में नहीं आएगा, कैपिटल गेन में ही कंसीडर करा जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? सारे एसेट को मिक्सचर करा और सबको एज इट इज सेल कर दिया है। इन दैट केस उस सेल को हम स्लम सेल कहते हैं। ठीक है, अब जो भी स्लम सेल होता है, जो भी स्लम सेल होगा, स्लम सेल में कुछ कॉमन बातें याद करनी, ध्यान रखनी है आपने। अब नो इंडिविजुअल, नो वैल्यू इज असाइन्ड टू इंडिविजुअल एसेट, पहली बात ये। ठीक है, दूसरा, जब इंडिविजुअल एसेट की कोई वैल्यू असाइन नहीं करी, हम इन एसेट का लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे जानेंगे? इसमें हो सकता है कोई एसेट शॉर्ट टर्म की हो, कोई एसेट हो सकता है लॉन्ग टर्म की हो, डेप्रिशिएबल हो, नॉन डेप्रिशिएबल हो। क्योंकि डेप्रिशिएबल में भी इसी का नाम है शॉर्ट टर्म होगा, डेप्रिशिएबल के एसेट में तो लॉन्ग टर्म हो ही नहीं सकता।
तो ये कैसे डिटरमिन करेंगे? तो ये कह रहे हैं यहाँ पर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से लेकर टिल डेट ऑफ ट्रांसफर विल डिसाइड द पीरियड ऑफ होल्डिंग। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और आती है कि यहाँ पर कोई इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं होगा। देखो फिर बेनिफिट की क्या रहेगा? जनरली हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म किस लिए करते थे? इंडेक्सेशन के बेनिफिट के लिए। यहाँ पर कह रहे हैं कि आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर डिसाइड तो कर लो, बट इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर आता है फिर इसका यूज क्या हुआ? यूसेज किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के बेसिस पे आपका टैक्स रेट डिटरमिन होगा। हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिटरमिन कर पाए कि लॉन्ग टर्म वाला टैक्स रेट लगाना है या शॉर्ट टर्म वाला टैक्स रेट लगाना है। इनके रेट्स अलग है, तो हमने सीखना है किस रेट पे टैक्स होगा। यहाँ तक बातें क्लियर? अब स्लम सेल में हम कह रहे हैं पूरी बैलेंस शीट में जो फिगर्स हैं, जो भी एसेट्स हैं, उनको सेल आउट कर देंगे और लायबिलिटीज भी सारी एज इट इज जाएंगी। जो भी लेने आएगा हम उसे एसेट लायबिलिटी दोनों देंगे। ठीक है, अब सेल कंसीडरेशन हमें क्लियर होगी कि नहीं? सामने वाले ने रेट तो बता दिया होगा कि भाई मैं कितने में सारी अंडरटेकिंग को खरीदूंगा, दैट विल बी द फुल वैल्यू फॉर अंडरटेकिंग। अब कॉस्ट क्या लीकेज आएगा इसमें? व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? देखो इसमें सारी बातें घूम फिर के कैपिटल गेन में या तो कॉस्ट पे आएगी, या पीरियड ऑफ होल्डिंग पे आएगी, या इंडेक्सेशन पे आती है। बाकी सब तो नॉर्मल इसमें, और इसके अलावा करना क्या? हमने और कुछ करना ही नहीं है। इतनी सी बातें जो हमने डिस्कस करनी है। तो यहाँ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या ली जाएगी? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कहते हैं नेटवर्थ। नेटवर्थ ऑफ अंडरटेकिंग would be treated as cost of acquisition। अब नेटवर्थ का फॉर्मूला वही छोटी क्लास वाला फॉर्मूला है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। अब हमें ही पता है एसेट हमारे पास दो होते हैं, डेप्रिशिएबल एसेट प्लस नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। माइनस लायबिलिटीज। कह रहे डेप्रिशिएबल एसेट के लिए जो वैल्यू लेनी है, डेप्रिशिएबल एसेट के लिए आप वैल्यू लोगे WDV एज पर इनकम टैक्स। देखो कंपनी के ना केस में कंपनीज का डेप्रिसिएशन रेट अलग है, इनकम टैक्स में डेप्रिसिएशन रेट अलग है। तो हमने किसका फॉलो करना है? इनकम टैक्स वाला WDV लेके चलना है। जो इनकम टैक्स से रिटर्न डाउन वैल्यू है डेप्रिशिएबल एसेट में, वो लेके चलनी है। नॉन डेप्रिशिएबल एसेट में आप लेके चलोगे बुक वैल्यू ऑफ एसेट, जो बुक्स में वैल्यू है वो लेके जाएंगे। रीवैल्यूएशन रिजर्व्स को इग्नोर कर देना, अगर कोई एसेट रीवैल्यू करी है उसको इग्नोर कर देंगे आप। लायबिलिटीज के लिए भी क्या लेके चलनी है? बुक वैल्यू लेकर चले। ये पार्ट क्लियर? और जो डिफरेंस आएगा वो हमारा लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म बन जाएगा। लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म डिपेंडिंग अपॉन द केस, कैपिटल गेन या। ये बात सारी समझ में आई? अब वो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में मैं टैक्स रेट कह रही थी, देखो कैसे फर्क पड़ेगा। अगर ये लॉन्ग टर्म बनता है तो टैक्सेबल कितने रेट पे होगा? 20% में। अगर शॉर्ट टर्म होगा तो नॉर्मल रेट पे। अगर कंपनी का क्वेश्चन है तो 30% का टैक्स रेट हो जाएगा। इंडिविजुअल का केस है तो उसमें स्लैब लग जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो यहाँ पर फ्लैट 20% होगा, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कंपनी। स्लम सेल के केस में फुल वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंप्रूवमेंट नेटवर्थ एसेट्स माइनस लायबिलिटी।
और अगर आपकी एसिड है 35 AD वाली, 35 AB वाली होती है जिनमें आप जो भी एसिड में खर्चा करते हो वो 100% आपको अलाउ कर दिया जाता है। ये पीजीईपी के चैप्टर में होगा, हम डिस्कस करेंगे। 35 AD सेक्शन पीजीईपी का है। तो 35 AD में अगर पीजीईपी के हेड में डिडक्शन मिलती है तो निल वैल्यू ही लेके जानी है और कुछ नहीं है। इस पे आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है। टाइम कितना है? 48 हो गए हैं। तो आई ट्राई कि मैं वो मॉड्यूल वाला एक क्वेश्चन करा दूं, रेस्ट बाकी टॉपिक पे मम्मी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक का पार्ट अभी फिलहाल क्लियर है कि नहीं? ऑल्दो मैं इसमें भी निकाल रही हूँ वो एक मॉड्यूल का क्वेश्चन। हाँ डेफिनेटली अयप्पा, आई शेयर दिस पीपीटी। मुझे था ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद शेयर कर दूंगी। ऑल्दो मैंने पूरे चैप्टर भी इसमें कवर अप कर दिया है। आप आ जाओ अपने मॉड्यूल के पेज नंबर 277 16। तो मैं ये स्क्रीन पे विजिबल कर रही हूँ क्योंकि इसको मैं आपके मॉड्यूल से ही कराऊंगी। Now this PDF is clear, visible. This PDF is visible or not? X Limited has several undertaking carrying on several businesses during the year 1920. The company sold one of its undertaking for a lump sum value of 300 lakhs without assigning value to individual asset and liability. जब ऐसा केस हो गया, it's simply कि भाई स्लम सेल का क्वेश्चन आ गया, बुक वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट लायबिलिटी आपको क्वेश्चन में गिवन कर दी है। लैंड वैल्यू 50 lakhs, मार्केट वैल्यू 100 lakhs, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 70 lakhs, मशीनरी 70 lakhs, एज पर इनकम टैक्स 60, मार्केट वैल्यू 100। फर्नीचर की डिटेल, स्टॉक की बुक वैल्यू 30, मार्केट वैल्यू 35, डेटर्स 40, क्रेडिटर्स 50, ब्रोकरेज ऑन ट्रांसफर पेड एट द रेट 5%, कंप्यूट कैपिटल गेन। अब जो हमने वैल्यूज यहाँ पर कंसीडर करनी है, जो वैल्यूज हमने यहाँ पर कंसीडर करनी है लैंड केस में, लैंड इज अ डेप्रिशिएबल एसेट या नो? सबसे पहले सेल कंसीडरेशन में जाते हैं। व्हाट आई नीड? सेल कंसीडरेशन। सेल कंसीडरेशन इज 300 और 300 में से पहले क्या माइनस कर दोगे आप? ब्रोकरेज माइनस करोगे। 300 में से क्या जाएगी? ब्रोकरेज जाएगी 5% की। तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? नेट सेल कंसीडरेशन आ जाएगी। ठीक है। लैंड, लैंड है 50 lakhs की बुक वैल्यू। लैंड इज अ नॉन डेप्रिशिएबल एसेट, तो उस केस में हमने क्या लेके चलनी है? बुक वैल्यू लेकर चलनी है। मशीनरी इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, तो इस केस में हमने लेके चलनी है WDV एज पर इनकम टैक्स, जो कि है 60 लाख। फर्नीचर इज ऑल्सो डेप्रिशिएबल एसेट, इसमें हमने क्या लेके चलनी है? 90 lakhs. Stock is a non-depreciable asset, will take the book value. Debtor is a non-depreciable asset, will take the book value. Creditor में liability में जाएगी book value. तो in this case जो हमने फिगर्स लेके चलनी है 50, 60, 90, 30, 40, टोटल करेंगे इन सब फिगर्स का।
270 would be the asset taken over की वैल्यू लेस बुक वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज। हमारे पास नेटवर्थ आ गई 220 की, सेल कंसिडरेशन 300 लेस ब्रोकरेज, नेट सेल कंसिडरेशन 285, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ से हमने एज इट इज पिक करी, इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं देना है, और हमारे पास आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? अब ये दिमाग में आ रहा होगा ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कहाँ से डिसाइड हुआ, तो यू हैव टू रीड दिस लाइन कि पिछले 5 साल से लॉस है। जब पिछले 5 साल से लॉस है यानी 5 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा हो गए, 36 मंथ से ज्यादा हो गए, इसको ऑन करें, इस केस में कौन सा आएगा, लॉन्ग टर्म डिटरमिन होगा। अब जो भी डिस्कशन हमारी यहाँ तक की अभी हुई है, अभी स्टिल मेरे पास में 20 स्लाइड है, 10 स्लाइड और है जो हमारी पेंडिंग है, जो भी हमें करनी है। मोस्ट प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट क्लास, मोस्ट प्रोबेबली इन आवर नेक्स्ट क्लास ये कैपिटल गेन ओवर हो जाएगा एंड विल मूव टुवर्ड्स दी पीजीईपी। आई विल ट्राई कि ये पीजीईपी स्टार्ट हो जाए हमारा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बच्चों? है तो बी लिटिल अटेंटिव इन द क्लास, क्लास में थोड़ा अटेंटिव होके बैठेंगे ताकि आपको एक बार में चीजें समझ में आए, और अगर नहीं समझ में आती बी स्पेसिफिक टू योर क्वेरी, प्लीज रिपीट वाला आप वो शुरू ना करें। किसी बच्चे की आप मेरे से पूछ सकते हैं, नाउ द क्लास प्रैक्टिकली ओवर कर रही हूँ मैं से, तो किसी बच्चे की कोई क्वेरी है तो पूछे स्पेसिफिकली, आप मेरे से आराम से पूछ सकते हैं, जितना टाइम लगा के क्वेरी पूछनी है। किसी बच्चे ने क्वेरी पूछनी है? यू वेलकम लोकेश। किसी बच्चे की है कोई स्पेसिफिक क्वेरी? आई एम स्टिल अवेलेबल हियर, जितने पार्टिसिपेंट है। विशेष आई थिंक 4 क्लास है मेरे पास, 3 या 4 क्लास है। मैं आपको नोट्स दे दूंगी सैलरी वाले पार्ट के, और इवन हम अपार्ट फ्रॉम दिस कोई एक अलग सेशन भी कर लेंगे। नॉट इन की भाई अगर इंस्टीट्यूट से टाइम नहीं मिल पाया तो आपका होगा नहीं, इवन यूट्यूब पे कोई लाइव क्लास चला देंगे जिसमें सैलरी डिस्कस कर लेंगे। डिपेंड अपॉन कि तुम लोगों को आना है कि नहीं आना, वो आपके ऊपर होली सोली डिपेंड रहेगा। अगर इस टाइम लाइक में नहीं भी हो पाया, वी कैन डिस्कस ओवर इट। नो इश्यूज फ्रॉम माय साइड। हाँ फिलहाल ना टाइम पीरियड जो जो टॉपिक्स आपको करा दिए हैं उनको अच्छे से कर ले। जो कुछ पूछना है आप पुराने टॉपिक्स का भी क्लास में पूछ सकते हैं, ऐसा कोई रिजिडिटी नहीं है कि भाई इन्हें करंट ही पूछना है। ओके देन, अब आप में से कोई कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है तो आई एम जस्ट मूविंग आउट।
या कोई आज की क्लास का या पुरानी क्लास का किसी ने भी कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। आप लोगों ने नोटिंग कर ली है ना, जो भी मैं एक्सेल पे बनाती हूँ उसको नोट कर रहे हैं ना अपने रजिस्टर पे आप साथ के साथ। ओके, चले फिर अब ओवर करते हैं।